हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिया करो। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 18 पार्ट 9। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। मास कम्युनिकेशन में हमारे पास कम्युनिकेशन के 4 मेथड्स हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है सेल्स प्रमोशन, थर्ड है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, फोर्थ है पब्लिक रिलेशंस। इन चारों ही टूल्स को कैसे डेवलप किया जाता है या कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के 8 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। पार्ट 9 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। हमने स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये है हमारा एडवर्टाइजिंग की डेवलपमेंट का प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपनी एडवर्टाइजिंग के मिशन को सेलेक्ट करना है कि आपका एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपके एडवर्टाइजिंग का क्या बजट होगा, कितना अमाउंट आप अपनी एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करेंगे। उसके बाद बात आती है एडवर्टाइजिंग मैसेज की। आपकी एडवर्टाइजिंग का क्या मैसेज होगा, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपको अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन को डेवलप करना है। जब आपका एडवर्टाइजिंग का कैंपेन या मैसेज तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे मीडिया कि भी किस मीडिया के थ्रू हम अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जब हम अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को मीडिया के थ्रू लॉन्च कर देंगे तो लास्ट स्टेप हमारा होता है मेजरमेंट। हम अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के रिजल्ट्स को मेजर करेंगे कि भी क्या बेनिफिट्स या क्या रिजल्ट्स हमें मिले हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है। इसमें से जो हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड स्टेप हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें, थर्ड स्टेप हमारा है डेवलपिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अगर हम एक्चुअल में बात करें तो एडवर्टाइजिंग जो प्रोग्राम है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है थर्ड स्टेप से, क्योंकि पहले सिर्फ अभी तक हमने क्या किया है, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट किया है, एडवर्टाइजिंग के लिए एक बजट को डिसाइड किया है। लेकिन हमारा एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो हम लॉन्च करेंगे, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, उसको डेवलप करेंगे हम थर्ड स्टेप पे। उसको डेवलप करने का मतलब है कि भी आप इसमें 3 काम करेंगे। 3 स्टेप्स हैं। पहले तो आप मैसेज को जनरेट करेंगे और मैसेज जनरेशन को इवेल्युएट करके एक बढ़िया सा मैसेज आप अपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट करेंगे। आपका एडवर्टाइजिंग का जो मैसेज स्ट्रेटजी होगी उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि भी हम अपनी एड प्रोग्राम में क्या कन्वे करेंगे अपनी ब्रांड के बारे में, क्योंकि आपके ब्रांड से रिलेटेड बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन आप सारी बातें तो मैसेज में नहीं कह सकते। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, मैसेज तैयार करना है कि आपका मैसेज क्या होगा जिसको आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। फिर बात आती है क्रिएटिव स्ट्रेटेजी की। जब आप हमारी मैसेज की स्ट्रेटेजी तैयार हो गई, हमने अपना मैसेज जनरेट करके, इवेल्युएट करके सेलेक्ट कर लिया, फिर बात आती है क्रिएटिव, हाउ इट एक्सप्रेस द ब्रांड क्लेम्स। अब जो आपने मैसेज में अपनी ब्रांड से रिलेटेड बातें कही हैं, क्लेम कहे हैं, उनको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कैसे आपने जो अपना मैसेज सेलेक्ट किया है आप उसको एक्सप्रेस करेंगे या कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम बोलते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटेजी। सेकंड, हम क्या करेंगे, जब हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन को डेवलप कर रहे हैं, पहले हम मैसेज की स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे, मतलब एक मैसेज तैयार करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसको ये देखेंगे कि भी उस मैसेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिव डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। ये 2 स्टेप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 2 पार्ट्स, आप इन्हें ए बोल सकते हैं, ये बी हो सकता है। क्लियर। वैसे तो हमारा ये थर्ड स्टेप चल रहा है। उसके बाद तीसरी चीज़, जब हम अपना एडवर्टाइजिंग का कैंपेन तैयार कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा जो मैसेज हमने तैयार किया है, जो क्रिएटिविटी उसमें डाली है, क्या वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो है सोसाइटी के टुवार्ड्स उसको फुलफिल कर रही है। क्योंकि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, आपका जो एड प्रोग्राम है, वो सोसाइटी के टुवार्ड जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल करने वाला होना चाहिए। तो आप रिव्यू करेंगे क्या हमारा जो मैसेज है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन हमने तैयार किया है, क्या वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है।
हमें उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है कि भी वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहा है या नहीं। इसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लीगल एंड सोशल इश्यूज, क्योंकि जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए मैसेज तैयार कर रहे हैं, उसमें क्रिएटिविटी डाल रहे हैं, तो आपको आपके जो लॉ हैं, कंपनी के लॉ हैं जहाँ भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च कर रहे हैं, और वहाँ उस कंट्री के जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो कल्चर है, कस्टम्स हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपनी कंट्री के लीगल जो लॉज हैं उनको भी ध्यान में रखना है। आपकी कंट्री के, आपके जो कंज्यूमर्स हैं, उनके जो सोशल वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब जब हमने अपना मैसेज तैयार कर लिया, हमने ये देख लिया कि भी इस मैसेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी भी बना ली, तो अब आपको देखना है कि भी ये दोनों ही क्या आपकी कंपनी, आपकी कंट्री के लॉज को और सोशल वैल्यूज़ को कंफर्म कर रहे हैं या नहीं। उनको उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, ना तो लॉज के अगेंस्ट होना चाहिए, ना सोशल जो इश्यूज़ हैं, जो सोसाइटी है हमारी, उनके जो वैल्यूज़ हैं, कल्चर्स हैं, उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। टू ब्रेक द क्लटर, अब ये बात क्यों आती है? हम सिंपल सा एक मैसेज बना सकते हैं जो किसी के भी अगेंस्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स बहुत सारी हैं। तो उसी क्लटर को, ये जो भीड़ भाड़ है, इतनी एडवर्टाइजमेंट्स आप देखते हैं, टू ब्रेक थ्रू द क्लटर some advertisers believe they have to push the boundaries of what advertising consumers are used to seeing। क्योंकि इतनी क्लटर है, इतनी एडवर्टाइजमेंट्स एक कंज्यूमर डेली बेसिस पे देखता है, तो इसलिए जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो ये चाहती हैं कि वो इस बाउंड्रीज को क्रॉस कर दे जो कंज्यूमर्स रेगुलरली देख रहा है। मतलब जो कंज्यूमर्स आज तक देखता आ रहा है, हम हर कंपनी चाहती है कि इस बाउंड्रीज को क्रॉस करके हम कंज्यूमर को कुछ ऐसी एड्स दिखाएं जो उनके अटेंशन को इजीली गेन कर ले, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। क्लियर? दे मस्ट बी श्योर। तो हर कोई चाहता है, हर कोई उसमें कुछ ना कुछ नया लेके आना चाहता है। तो उस नए के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी आप उसको नया बनाने, उस क्लटर को ब्रेक करने के लिए ऐसी नई लेके आए कि वो ना तो आपके लॉज को फॉलो करता हो, ना वो सोशल, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं या नॉर्म्स हैं, उनके अगेंस्ट हो। क्लियर? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप उसमें क्रिएटिविटी डाल रहे हैं। दे मस्ट बी श्योर। अगर आप चाहते हैं करो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको श्योर होना पड़ेगा। हाउएवर, नॉट टू ओवरस्टेप सोशल एंड लीगल नॉर्म्स और ऑफेंड द जनरल पब्लिक और एथनिक, रेशियल और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भी आप जो आपके सोशल नॉर्म्स हैं, आपके कंज्यूमर्स के जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो लीगल नॉर्म्स हैं, या जो जनरल पब्लिक है उसको, या किसी भी ऐसे स्पेशल इंटरेस्ट के ग्रुप को, या किसी भी ग्रुप के एथिक्स को, या उनके रेशियल्स को, उनको आप हार्म ना करें, उनको आप ओवरस्टेप ना करें। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, हर कोई आज के टाइम पे जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, वो चाहते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव बनाना, कुछ नया उसमें डालना, कुछ क्रिएटिव बनाना। क्योंकि कंज्यूमर जो रेगुलरली देख रहा है, वो चाहते हैं उससे हटके वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में कुछ डालें। लेकिन आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि भी ऐसा करने के साथ साथ आप कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जो आपके सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, या आपकी कंट्री के लीगल नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, या वो जनरल पब्लिक को ऑफेंड कर दे, उनको नाराज कर दे, या किसी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के अगेंस्ट चला जाए, या किसी के एथिक्स के अगेंस्ट चला जाए, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वो करे। क्लियर? तो ये हमने देख लिया कि भाई आप जब अपना मैसेज तैयार कर रहे हैं, मैसेज की स्ट्रेटेजी है या क्रिएटिविटी स्ट्रेटेजी आप लेके आ रहे हैं उसको क्रिएटिव बनाने के लिए, तो वो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो लीगल और सोशल इश्यूज़ को फॉलो करें। अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ द यूएस लॉज, जो फिलिप कोटलर की बुक है, वो यूएस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, यूएस के ऑथर्स ने लिखी है, तो इसलिए आपको यूएस के ही एग्जांपल्स मिलेंगे। अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ यूएस लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्न्स एडवर्टाइजिंग। ये कह रहा है यूएस में एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करने के लिए यूएस की गवर्नमेंट ने क्या करा है, यूएस लॉज एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। एक बॉडी है यूएस में जो किसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए। मतलब कोई भी एडवर्टाइजर है उसको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है जब वो अपनी एडवर्टाइजिंग बना रहे होते हैं। एडवर्टाइजर्स मस्ट नॉट मेक फॉल्स क्लेम्स,
तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में है कि भी कोई भी एडवर्टाइजर अपनी एडवर्टाइजमेंट में फॉल्स क्लेम्स नहीं क्लेम करेगा, मतलब झूठे दावे नहीं करेगा, कोई भी फॉल्स डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगी, कोई भी झूठी चीज़ नहीं दिखाई जाएगी, और क्रिएट एड्स विद द कैपेसिटी टू डिसीव, और ना कोई ऐसी एड बनाएगा जिससे लोगों को बहकाया जाए या लोगों को आप डिसीव कर सकें, गुमराह कर सकें। इवन इफ नो वन इज एक्चुअली डिसीव्ड, बेशक उस एडवर्टाइजमेंट से कोई गुमराह हो या ना हो, कोई पागल बने या ना बने, लेकिन आपकी एडवर्टाइजमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी को गुमराह करे या उसको डिसीव करे। क्लियर? अ फ्लोर वैक्स एडवर्टाइजर, जैसे इन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक फ्लोर वैक्स एडवर्टाइजर है, कांट से द प्रोडक्ट गिव 6 month प्रोटेक्शन अनलेस इट डज सो इन अंडर टिपिकल कंडीशंस। ये कह रहा है अगर कोई भी वैक्स की कंपनी है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये क्लेम नहीं करेगी कि भी आपको जो हमारी वैक्स है वो 6 महीने तक प्रोटेक्शन देगी हेयर से, अगर वो ऐसा नहीं करती अंडर टिपिकल कंडीशंस, अगर करती है तो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वैक्स ये क्लेम नहीं मतलब ये प्रोटेक्शन नहीं देती 6 महीने वाली टिपिकल कंडीशंस में, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब आप फॉल्स क्लेम्स नहीं कर सकते अपनी एडवर्टाइजमेंट में। A diet bread baker can't say its product has fewer calories simply because its slices are thinner। और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, अगर आप ब्रेड बेकर हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ब्रेड में बहुत कम कैलोरीज हैं क्योंकि वो सिर्फ आपकी पतली पतली स्लाइसेस हैं आपकी ब्रेड की, तो इस बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि भी मेरी ब्रेड में बहुत कम कैलोरीज हैं, जबकि उसमें है नहीं। अगर जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो अगर पतले हो जाएंगे तो भी कैलोरीज उतनी ही रहेंगी, अगर वो मोटे हैं तो भी कैलोरीज उतनी रहेंगी। तो इस बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं वो बहुत थिनर हैं, पतले हैं, तो इसलिए कम कैलोरीज हैं, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स क्लेम्स हैं, तो आप ये भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। क्लियर? द चैलेंजेस, अब बात आती है चैलेंज की। द चैलेंज इज टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन डिसेप्शन एंड पफरी। ये कह रहा है अब जो चैलेंज है वो इस बात का है, चलो आपने ये तो कह दिया कि भी आपके एडवर्टाइजमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो लोगों को या कंज्यूमर्स को डिसीव करे, उनको गुमराह करे, लेकिन अब हम कैसे कहें कि भी ये डिसेप्शन है या पफरी है? पफरी का मतलब है बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को देना। मतलब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा है, हम कंज्यूमर भी मानते हैं कि भी सारी बातें सच नहीं होती जो एडवर्टाइजमेंट्स में होती है, तो हम कैसे पता करें या एडवर्टाइजर को कैसे पता चले कि भी ये डिसेप्शन है, ये पफरी है? सिंपल एग्रीगेशंस दैट आर नॉट टू बी बिलीव्ड एंड दैट आर परमिटेड बाय लॉ। ये कह रहा है पफरी का मतलब है, डिसेप्शन का मतलब तो है जब आप लोगों को गुमराह करने के लिए कोई भी क्लेम कर देते हैं या फॉल्स डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, लेकिन पफरी का मतलब है कोई भी बढ़ा चढ़ा के कही गई चीज़ें जो ऐसी हैं जो लोगों को बिलीव होंगी ही नहीं, दैट आर परमिटेड बाय लॉ। मतलब आप ऐसी चीज़ें अपनी एडवर्टाइजमेंट में दिखा सकते हैं, मतलब अपनी एडवर्टाइजमेंट में बढ़ा चढ़ा के सिंपल एग्रीगेशंस आप कर सकते हैं जो लोगों को बिलीव नहीं होगी। इसका एक एग्जांपल इन्होंने ऑफ एयर एड, एक मेमो है अगले पेज पे, उसमें डिस्क्राइब किया है लीगल डिस्प्यूट्स की भी क्या क्या ब्रांड एडवर्टाइजमेंट में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं, ये हमने देख लिया डिसेप्शन और पफरी में डिफरेंस है। Sellers in the United States are legally obligated to avoid bait and switch advertising that attracts buyer under false pretense। ये कह रहा है और यूएस में ये भी इन्होंने लीगली बैन कर रखा है कि भी कोई भी एडवर्टाइजर अपनी एडवर्टाइजिंग को, मतलब अपनी एडवर्टाइजिंग बेट एंड स्विच वाली एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब बेट एंड स्विच एडवर्टाइजिंग क्या है? यहाँ से देखिए, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बेट एंड स्विच एडवर्टाइजिंग एक टाइप की एडवर्टाइजिंग होती है, और इसमें क्या होता है, इस टाइप की एडवर्टाइजिंग यूएस ने बैन कर रखी है कि कोई भी सेलर अपनी एडवर्टाइजिंग बेट एंड स्विच वाली नहीं करेगा अपने बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसमें क्या होता है, मतलब जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में आप एक बेट डालते हैं, जैसे टुकड़ा डाला जाता है ना किसी को फंसाने के लिए, किसी भी बर्ड को या एनिमल को फंसाने के लिए हम टुकड़ा डालते हैं, पहले बेट। उस बेट को डालने के बाद उस बेट पे अट्रैक्ट होके कंज्यूमर आपके पास आ जाएगा, बायर आपके पास आ गया, लेकिन जैसे ही वो आपके पास खरीदने के लिए आता है तो आप उस बेट से इनकार करके उसको स्विच करवा देते हैं, उसे बोलते हैं बेट एंड स्विच एडवर्टाइजिंग। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे।
जैसे इन्होंने कहा, एक एडवर्टाइज़र ने दिखाया एक स्विंग मशीन थी, वो कितने डॉलर की थी, $149 की। तो जो मार्केट में स्विंग मशीन्स मिल रही थी वो महंगी थी, लेकिन उसने कहा कि मैं सिर्फ दे रहा हूँ $149 की। व्हेन कंज्यूमर ट्राई टू बाय द एडवर्टाइज्ड मशीन, और जब कंज्यूमर ने ट्राई करा उसको बाय करने की, द सेलर कैन नॉट देन रिफ्यूज टू सेल इट, तो सेलर उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता बाय देने के लिए, सेल करने के लिए। तो ये था बेट एंड स्विच का, कि बेट एंड स्विच में सेलर्स क्या करते हैं, पहले तो कह देंगे कि भी हम सिर्फ कितने डॉलर में, $149 में एक च्यूइंग मशीन दे रहे हैं, लेकिन बाद में जैसे आता है तो उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। कैसे रिफ्यूज़ करते हैं वो भी आप देखें, रिफ्यूज़ टू सेल इट, डाउन प्ले इट्स फीचर। जब वो उसके पास खरीदने आता है तो फिर कहते हैं अरे नहीं सर, ये जो $149 वाली है ना, ये तो अच्छी नहीं है, आप इसके कंपैरिजन में ये वाली देखो। मतलब जो आपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाई है, जिसके थ्रू आपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया है, अब आप उसी मशीन के फीचर्स को डाउन प्ले कर रहे हैं, उसके घटिया बातें आप कंज्यूमर को बता रहे हैं ताकि वो परचेज ना करें, उसको स्विच करवा रहे हैं दूसरी मशीन्स पे। अब बेट आपने डाली इस मशीन की जो $149 की है, ये आपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाई कि भी हम $149 की मशीन दे रहे हैं। जैसे ही वो इस बेट को देख के अट्रैक्ट हुआ बायर, तो आपने उसको स्विच करवा दिया। स्विच कैसे करवाया, आपने इस मशीन के उसको फीचर्स को नेगेटिव बताना शुरू कर दिया, उसके जो फीचर्स थे उसको डाउन प्ले कर दिया, मतलब ये अच्छी नहीं है, इसके तो ये फीचर्स हैं, ये तो घटिया है, शो अ फॉल्टी वन। या फिर आपने उसको जो दिखाई, जब उसने कहा कि भी चलो आप दिखा दो मेरे को, तो आपने उसको एक खराब वाली दिखा दी ताकि उसको देखते ही वो अपने आप ही दूसरी मशीन पे स्विच कर जाए। या फिर आपने क्या किया, और प्रॉमिस अनरीजनेबल डिलीवरी डेट्स इन ऑर्डर टू स्विच द बायर टू मोर एक्सपेंसिव मशीन। या फिर आपने उसको ऐसी डिलीवरी डेट दी जो अनरीजनेबल थी। वो आज लेने आया तो आपने कहा सर है तो चलो, मैं आप अगर फोर्स कर रहे हो 149 वाली चाहिए, चलो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको वो है ना 1 साल के बाद मिलेगी। तो वो बंदा क्या करेगा 1 साल के बाद उस मशीन का, तो कुछ नहीं कर सकता। तो आप क्या करवा रहे हो, जिसकी आपने उसको बेट दी थी, जिसके बता के जो मशीन दिखा के आपने उसको अट्रैक्ट किया था, अब उसी से आप दूसरी मशीन पे उसको स्विच करवा रहे हैं। या तो उस मशीन के आप फीचर्स को घटिया बता रहे हैं, या कोई घटिया सी जो फॉल्टी, जो ठीक नहीं है वो मशीन आप उसको दिखा रहे हैं कि भी ये देख लो सर ऐसी है, ये तो आप दूसरी ले लिए। या फिर आप कोई ऐसी डिलीवरी डेट उसको दे रहे हैं जो रीजनेबल ही नहीं है, और उसको कह रहे हैं कि भी आप एक एक्सपेंसिव वाली खरीद क्यों नहीं लेते। तो ये होती है हमारी बेट एंड स्विच वाली एडवर्टाइजिंग, कि भी आप दिखाते कुछ हैं एडवर्टाइजमेंट में, और जब कंज्यूमर आपके पास लेने आता है, होती है वो 149 वाली आपके पास है, लेकिन जैसे ही वो आपके पास लेने आता है तो आपको स्विच करवाते, आप उसको स्विच करवाते हैं, आप उसके जो आपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाई उसके घटिया फीचर्स को बताते हैं, या एक घटिया दिखा देते हैं कि भी ये देखिए ये तो इतनी फॉल्टी है, अभी से देख लो आप कैसा हाल है, इसका तो अच्छा ही नहीं है ये। और या फिर आप उसको ऐसे डिलीवरी डेट वगैरह या कोई भी बहाना बना के आप उसको स्विच करवा देते हैं। तो यूएस में ये चीज़ क्या है, लीगली बैन है। एडवर्टाइजिंग कैन प्ले अ मोर पॉजिटिव ब्रॉडर सोशल रोल। ये तो हमने लीगली बात कर ली कि भी लीगली हमने देख लिया कि भी जब आप एडवर्टाइजमेंट में क्रिएटिविटी डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भी क्लटर को ब्रेक करना, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स मार्केट में हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है लीगल जो आपके लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं उनका। तो यूएस में तो इसके लिए इन्होंने क्या बना रखा है, एक बॉडी बना रखी है जो एडवर्टाइजिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। क्लियर। तो वहाँ के जो एडवर्टाइजर्स हैं वो ना तो फॉल्स क्लेम्स कर सकते, ना फॉल्स डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते, और ना कोई भी ऐसी ऐड बना सकते जो कंज्यूमर्स को डिसीव करे। क्लियर। फिर हमने देख लिया कि भी वहाँ यूएस में जो सेलर्स हैं वो बेट एंड स्विच एडवर्टाइजिंग को भी नहीं कर सकते कि बेट एंड स्विच वाली एडवर्टाइजिंग को फॉलो कर लें। उसके बाद आती है सोशल इश्यूज़ की। जो हमारी एडवर्टाइजिंग है एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है अगर हम सोशल रोल की बात करें। द एड काउंसिल, अब ये यूएस में ही है, एड काउंसिल इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेज टॉप नॉच इंडस्ट्री टैलेंट टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ये कह रहा है एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप सोशल रोल भी प्ले करते हैं। बहुत सारी आप एड्स देखते हैं, जैसे HIV एड्स की आप ऐड देखते हैं, या फिर ड्रंक ड्राइविंग हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी एड्स जो कंज्यूमर के फ़ायदे के लिए होती हैं, जो सोशल मैसेजेस देती हैं। तो अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की, तो एडवर्टाइजमेंट एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है सोशल सोसाइटी के लिए भी। कैसे? जैसे ये जो एड काउंसिल है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, NPO है। और ये क्या करती है, जो टॉप नॉच इंडस्ट्री का टैलेंट है उसको यूज़ करके, और जितनी भी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स होती हैं
जो नॉन प्रॉफिट या गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड जितनी भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, जैसे कोई ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है या नॉन प्रॉफिट एजेंसी है जिसकी रिक्रूटमेंट निकली है, या उनसे रिलेटेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं पब्लिक सर्विस से रिलेटेड, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्रोड्यूस करती है। तो सोसाइटी के लिए सोशल रोल ये प्ले कर रहे हैं कि भी उन तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। From its early origin, with buy-war bonds posters, the Ad Council has tackled innumerable pressing social issues through the years. ये कह रहा है जैसे बहुत सारे, मतलब जहाँ से इन्होंने शुरुआत करी buy-war bonds, वहाँ से इन्होंने शुरुआत करी थी, उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ को इन्होंने लेके आए हैं ये, जैसे ड्रंक ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, एड्स का प्रिवेंशन का ये लेके आए हैं। करंट फोकस जो इनका चल रहा है वो चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस पे, कि भाई घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वुमेन्स पे या वैसे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, उन इश्यूज़ को ये दिखाते हैं जो एक सोशल रोल प्ले करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि भाई हमारी जो एडवर्टाइजमेंट का हम कैंपेन तैयार करते हैं या प्रोग्राम तैयार करते हैं, उसमें पहले तो हम देखते हैं कि भाई हमारी मैसेज की स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमारा मैसेज क्या होगा जो हमारा एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम हम बना रहे हैं, उसके लिए मैसेज के बाद हम देखते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उस मैसेज को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, हमारी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी क्या होगी। और थर्ड हम देखते हैं लीगल एंड सोशल इश्यूज़ को, कि भी क्या हमने जो मैसेज तैयार किया है, जो क्रिएटिविटी स्ट्रेटेजी हमारी है, क्या वो हमारे जो लॉज हैं, जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, उनको फुलफिल करते हैं या नहीं, वो उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, उनके अंडर होने चाहिए। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आ जाता है चूजिंग द मीडिया। अब हमारा मैसेज भी तैयार हो गया है, हमने जो एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम था या कैंपेन था उसको डेवलप कर लिया है, वो तैयार हो गया है। अब हमें चूज़ करना है मीडिया के भी, किस मीडिया के थ्रू हम उसको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। क्लियर। इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, तो सभी व्यूअर्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अपने सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक, या जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उन तक मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।